रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। क्या हो? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो? साथ साथ हो। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ रहे हैं? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ कैसे होगा? मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? अगर मान लीजिए हम यहाँ से डिफरेंस निकालें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, थोड़ा सा हम रिकॉल करा देते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है यहाँ, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। बात समझ रहे हैं? इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कोई दिक्कत? दूसरा क्या बोले थे? ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें बढ़ेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा। बात समझ रहे? ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। बात समझ में आया? क्योंकि आपको लिखा भी दिया था। अब इसी आधार पर हम देखेंगे, अगर ZnO है प्लस C और इसने दिया Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, तो भाई मेरे आप हमें ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ होगा? देखिए ZnO से Zn बन गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। बात समझ रहे हैं? और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और चूंकि एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक क्लियर? चलो, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और अगर हमने Zn डाल दिया, ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। अब आप इसमें हमको बताइए कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। Zn से ZnO बना, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन। बात समझ रहे हैं? और कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर बना। मतलब यहाँ ऑक्सीजन हट गया, हट गया तो क्या हो गया? रिडक्शन। बात समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में साथ साथ हुआ है, साइमल्टेनियसली हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब अगर हम Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन लूज किया कि गेन किया? यहाँ प्लस 2 ही है। बात समझ रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन न कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, तब Mg बन रहा है। बात समझ गए? तो इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन?
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? पढ़ो तो, GER लिखे थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। समझ में आया? तो ये रिडक्शन हो गया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ठीक है। और अगर Mg से Mg2+ बन जा रहा है ना, Mg से Mg2+ बन रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ऑब्वियसली लॉस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही ये Mg2+ बन सकता है। तो यहाँ देख लिया -2 ही है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बात समझ गए कि नहीं समझा? दूसरा कंसेप्ट समझिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट था, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने का। अगर यहाँ देखिए, यही Mg2+ लिखा हमने और इससे बना Mg, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर समझिए, यहाँ 2+ है, कौन सा प्लस है? 2+, तो इसका चार्ज हो गया +2, और जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है वहाँ है 0, तो +2 से 0 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू घटा कि बढ़ा? घटा ना, घटा मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? बात समझ गए? Mg2+ है, Mg जो बना वो कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन। अब यहाँ पे आइए, अगर Mg से Mg2+ बन रहा है, ठीक है, तो Mg का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो 0, और यहाँ 2+ है मतलब +2, है ना, प्लस है ना, 2 लेंगे जी चार्ज। अब चार्ज यहाँ बढ़ा कि घटा? 0 से +2 तो बढ़ ना गया जी। बच्चों कह देगा सर 0 से बड़ा है +2, ठीक है, तो बढ़ गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बात समझ गए? हैं? सबसे आसान कंसेप्ट ये है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। कोई दिक्कत? कितने लोग नहीं समझे? शाबाश। ये वाला समझ गए? ये नहीं समझ। नहीं समझे तो अभी समझा देते, ठीक है भाई मेरे। ऐसे देखो, अगर Zn + Mg2+ ले लिया हमने, ठीक है, इससे बनेगा Mg + Zn2+। कोई दिक्कत? मैंने आपको क्या बोला है कि जिस पे चार्ज नहीं है उसका चार्ज क्या हो जाएगा? Zn का चार्ज। इस पे चार्ज कितना है? तो चार्ज क्या लिख देंगे? +2। इस पे कितना चार्ज? 0। इस पे चार्ज कितना है? ठीक है, Zn से तो Zn ही बनेगा, अब प्लस में हो माइनस में हो। तो Zn वाले को देखिए, Zn यहाँ 0 था, यहाँ से क्या आया? +2, तो वैल्यू बढ़ा कि घटा? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? है ना, ये ना दिखाए हैं। तो वैल्यू बढ़ गया मतलब इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। लिख दे क्या पूरा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, रिडक्शन।
अब बताओ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ फिर इस बात को समझिए, mg का चार्ज क्या था? 2 प्लस या +2, और यहाँ 0 हो गया, तो +2 से 0 की तरफ आया तो वैल्यू बढ़ा कि घटा? घटना का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होना। मतलब यहाँ क्या हो गया? बात समझ रहे हैं? अब समझे कि नहीं समझे? कौन कौन नहीं समझे अभी तक? सब समझ गया? कौन हुआ? यहाँ भी गेने हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में बता दें तो आप समझिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहाँ पे चार्ज प्लस डेवलप करेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वहाँ पे चार्ज माइनस डेवलप करेगा या प्लस से 0 की तरफ चला जाएगा। अगर वो नहीं समझ में आ रहा हो तो ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझिए, Zn से आया Zn2 प्लस, 2 प्लस कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। क्यों? प्लस चार्ज कैसे होता है समझिए। Na में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 11। यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं? तो +11 -11 नेट चार्ज क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? नेट चार्ज 0 हो गया। अब आइए, अगर हम Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ठीक है, तो क्या होगा? Na प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए? अभी पता चल जाएगा। तो सोडियम में आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो प्रोटॉन यहाँ कितना था? 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इधर तो प्रोटॉन कितना बचा? 11, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हट ना गया जी, तो 10। बात समझ गए? प्रोटॉन के पीछे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन सा पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो +11 में से -10 गया तो कितना हो गया? +1 हो गया। ये बात समझ गया आप लोग? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे +1 चार्ज हो गया, इसका मतलब प्लस चार्ज जहां भी है वहां इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, लॉस, माइनस किया है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कम हो जाएगा, तभी ना पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना? बात समझे? इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट बताया, ठीक है। आप तो चेक कर लेंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट से, समझे? तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट को ही समझ के सवाल बनाएं, हो जाएगा। हाँ, ये परफेक्ट है, हो गया। और दूसरा जो आपको यूज होगा वो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपकी किताब में इतना ही। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है ना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया है, अभी कुछ देर पहले, और फिर दोबारा लिया है ना, क्योंकि आप इस बात से अवगत हैं, है ना। इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया? जिंक। तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? बात समझ में आ रहा है? और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है।
अब यहाँ पे हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है? जब भी आपसे पूछेगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या सब्सटेंस रिड्यूस, आप इस बात को समझिए। आपको रिएक्टेंट साइड देखना है, ना कि प्रोडक्ट साइड। बात समझ में आया? रिएक्टेंट इधर है ना, तो आपको रिएक्टेंट साइड देखना है, ना कि प्रोडक्ट साइड में नहीं देखना है। बात समझ रहे हैं? इसमें देख के बताइए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, है ना, सी से CO बना, ऑक्सीडेशन इसका हुआ, किसका? कार्बन का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सी, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ रहा है? सब्सटेंस रिड्यूस्ड, है ना, सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, मतलब रिडक्शन किसका हुआ है? जिंक है कि जिंक ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक का नहीं। रिएक्टेंट साइड से ही आपके आंसर आप, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन कराया, है ना। अब समझिए, किसी के घर में अगर चोरी हो जाता है ना, तो वो सीधा सीधा मान लेता है कि हमारा बगल वाला चोर यही किया होगा, नहीं तो यही करवाया होगा। हम घर पर नहीं थे, ठीक है, तो किसी को पता भी नहीं था कि हम घर पे नहीं है, एकरे पता था, यही करवाया होगा। समझ में आया? ये अवधारणा हो जाती है लोगों के मन में। लोग का धन जाता है तो धर्म भी चला जाता है ना। भले वो बगल वाला भाई साहब नहीं कराया हो, लेकिन शक उसी पे चला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा ये समझ लीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन का। तो कार्बन का बगल वाला कौन है? जिंक ऑक्साइड, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके पास था भी ऑक्सीजन, था ना, तो दिया होगा ऑक्सीजन। बात समझ में आया? रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है किसका? जिंक ऑक्साइड का, है ना। तो उसका बगल वाला कौन है? कार्बन। यही हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बात समझ लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका बगल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड से, और जिसका रिडक्शन होगा उसका बगल वाला रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप एक बात को समझिए, है ना। आप मान लीजिए कि ये भाई साहब क्या है? LIC एजेंट। क्या है ना। और पैसे को हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। क्या मान ले? इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, लो मेरा प्रीमियम जमा कर दे, है ना। तो मैंने इसको पैसा दिया। अच्छा, चिंता मत करो, ले लेंगे, तुमको रखने के लिए नहीं दिया है। बच्चों को पैसा नहीं देते हैं, क्या पता क्या सब करेगा, है ना। अच्छा छोड़ो उस बात को। इलेक्ट्रॉन, पैसा को हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया, मैंने पैसे का लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्या कराया? यही लेखवा ने कराया है। ये नहीं आता नहीं, हम इसको पैसा देते। LIC एजेंट है, पैसा मांगने आया LIC का, ठीक है। तो मेरा तो लॉस हुआ ना पैसा का, हम पैसा दे दिए, मतलब हम इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। तो मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन कराया कौन? यही। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। अब इसको तो पैसा का फायदा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो पैसा का फायदा हुआ, भले ही जाके हमारे अकाउंट में रख देगा, कमीशन मिलेगा बेचारे को, फिर भी तो फायदा हुआ ना जी। तो इसको इलेक्ट्रॉन, पैसा को हमने क्या माना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ इसका, तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो
क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कहलाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ मतलब इसका रिडक्शन हुआ। कराया किसने? हमने दिया था ना, तो हम हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। उसका रिडक्शन हुआ था, हम रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब मेरा ऑक्सीडेशन हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। बात यही दो आदमी के बीच में है, ठीक है। हाँ, लो पैसा वापस। बेचारा खुश हो गया था कि सर दे दिए पैसा, समोसा वमोसा, है ना, चल जाएगा। बात क्लियर हो गया? एक एक बात, इसमें कोई शक? नो सर, होना भी नहीं चाहिए। और ये जो 4 सवाल पूछे जाते हैं इसको आप बखूबी और बाकायदा बना लें, ठीक है। अब इसी के साथ 2 बातें और करेंगे और टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। कोरोजन, देखो बाबू, कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, है ना। किसी का दिमाग में ना जंग लग गया है, ऐसा लोग कहते हैं कि दिमाग में जंग लग गया है। दिमाग में कैसे जंग लगेगा भाई, है ना। चलो लोकोक्ति कह देता है कि मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है तो दिमाग में जंग लग गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। जंग लगने का मतलब क्या होता है कि जंग कब लगेगा? जब मेटल जो है, कोई भी मेटल, है ना, हाँ, मॉइस्चर मतलब वाटर और एयर में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। तो उसे आकर कांटेक्ट में आएगा, अगर ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, मेटल, मॉइस्चर मतलब वाटर और एयर मतलब ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बना देगा। यही मेटल ऑक्साइड कहलाता है जंग, ठीक है। जैसे लोहा है, लोहा को खुले आसमान में छोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो उस पर नमी आएगी, ऑक्सीजन भी उसके साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा। और उसी आयरन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? जंग लग गया है उसको, है ना। एक घसने वाला स्क्रबर पेपर आता है, उसे घस के हटाते भी हैं। तो कोरोजन समझ गए, कोरोजन किसी भी मेटल में हो सकता है, मतलब जंग किसी भी मेटल में लग सकता है। किसी में यही कोरोजन का प्रोसेस फास्ट होता है और किसी में स्लो होता है, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ सत्यम कुमार, कि जब लोहे के जंग लगे हुए लोहे से अगर कहीं कट जाए, है ना, या चुभ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि टेटनस का सुई ले लो। इसका सुई ले लो, टेटनस का। आखिर वहाँ पे टेटनस होने की क्या संभावना? सर अब बोलो, होता क्या है कि टेटनस के जो बैक्टीरिया है, बढ़ जाइए, टेटनस के जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रेडियम टिटानी, ठीक है, वो केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसका मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि केमिकल सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन लेता है, वो आयरन को ऑक्सीडाइज करके, मतलब आयरन को तोड़ के, ऑक्सीडाइज नहीं कहे, आयरन को डिकम्पोज करके उससे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। मतलब आयरन को तोड़ के उससे न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए जंग लगे हुए किस पे? आयरन पे कहते हैं कि टेटनस के बैक्टीरिया हो सकते हैं, और इसे टेटनस होने का पूर्णतः संभावना होता है। और टेटनस इतनी खतरनाक बीमारी होती है ना, ये जबड़ा जाम हो जाता है। ये जो जॉ है, लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ तो फिक्स्ड है, ऊपरी जबड़ा फिक्स्ड है, लोअर जॉ मूवेबल है ना, यही लॉक हो जाता है, गर्दन भी लॉक होने लगेगा, समझ गए, खाना भी अंदर नहीं जाएगा, बड़ी अच्छी मौत होगी जिसको होगा, है ना। तरफ तरफ के आह निकलती रही, पता नहीं भगवान ने क्या सजा दिया, है ना, जो बिना खाए मर गए, ठीक है। चलो भाई, कोरोजन के बाद आते हैं रेंसिडिटी पे। जहर की बात बाद में करेंगे,
जहर खा के मरता है, वो बात बाद में करेंगे, अभी टॉपिक पे रहे। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है। फूड में कौन सा पार्ट, खासकर जो फैट और ऑयल है फूड का, वो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसमें दुर्गंध आ जाता है ना, फाउल स्मेलिंग हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। मुर्गा बनाए हैं आप लोग? बनाए नहीं है तो खाए हैं आप? अच्छा, कुछ लोग बाबा जी लोग भी है ना, जो नहीं खाते हैं, मतलब नहीं खाता है, छोड़ दो। हाँ, हो गया कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। तो अगर आप मीट बनाते हैं तो उसमें तेल भी लोग ज़्यादा देता है ना। आप क्या करें, बना के, है ना, कुछ खा लीजिए, कुछ रख लीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। 14-15 घंटा के बाद आपको ये भी पता चल सकता है कि महकने लगा, और खासकर गर्मी के दिन, ठीक है। काहे महकने लगता है भाई? क्योंकि उसमें जो ऑयल या फैट है वो ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसके स्मेल खराब हो जाते हैं। यही प्रोसेस को रेंसिडिटी कहलाता है। बात समझ में आया? हाँ? और फूड क्या हो गया? रेंसिड। क्या हो गया? रेंसिड। समझ रहे हैं? कुरकुरे का अगर आप पैकेट देखते होंगे तो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है ना। लोग कहते हैं कि खाली हवा भर दिया है ना। कुछ एक बुढ़िया को सुना, बेचारी को नहीं पता था कि उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, तो उसने कहा कि खाली हवा भर के दे दे है, ठग ले है सब, है ना, दिया पुता के ठग ले, खाली हवा भरल है। सही बात कहा कि हवा ज़्यादा रहता, हवा पर तो पैकेट खुला रहता है ना, सामान अंदर कम रहता है। तो उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर नाइट्रोजन है ना, और नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, और ऑक्सीजन को, है ना, इस फूड से रिएक्ट करने से, मतलब अभिक्रिया करने से रोकता है, जिसके कारण फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। जबकि पैकेट फाड़ के उसी को छोड़ दो तो खाने लायक कुछ देर के बाद नहीं रहता है, मसुआ जाता है ना। वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ दोगे तो वो साफे खाने लायक नहीं होगा, महकने भी लगेगा। बात समझ गए? रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है? शुड आई गिव यू द डेफिनेशन? यस, लिखिए। कोरोजन में, कोरोजन के डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। व्हेन ए मेटल react with moisture and air, when a metal reacts with moisture and air, it forms metal oxide. It forms metal oxide. समझ गए? Which is a kind of rust. Which is a kind of rust. Metal oxide बनाया, which is a kind of rust. This process is called corrosion, और corrosion को ही क्या कहते हैं? Rusting. This process is called corrosion और rusting. बात समझ गया ना? जंग लगना इसे ही कहते हैं। हाँ, अब जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं आप मेटल को? पेंट कर देंगे सर। गैल्वेनाइजेशन सुने हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंक का कोटिंग लगाते हैं। किस पे? मेटल के ऊपर कौन सा कोटिंग लगाते हैं? जिंक का, ठीक है। जैसे आयरन का टैप है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगा दिए, है ना, तो कहे गैल्वेनाइज हो गया, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस समझ गए? जब भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है?
गैल्वेनाइजेशन, और ये रस्टिंग से या कोरोजन से बचाता है। समझ गए? अच्छा, दूसरा आप पेंट कर सकते हैं, है ना। तीसरा ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। हाँ, साइकिल के चेन में, ठीक है, ग्रीस या ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, और डेंसिटी तो समझ गए, इसके भी डिफिनेशन लिखो। when oil or fat present in the food is oxidized, ठीक है, it gives foul smell, स्पेलिंग देख लो यहाँ, foul smell and bad taste, ठीक है। This phenomena is called rancidity. This phenomena का भी स्पेलिंग बता दें, phenomena is called rancidity। मतलब तो समझ गए आप कि जब फूड में प्रेजेंट जो है फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, तो वो दुर्गंध पैदा करेगा, फाउल स्मेल देगा, और टेस्ट भी खराब हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रेंसिडिटी, है ना। और इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर फिनिश्ड। डबल डिस्प्लेसमेंट बताया ना कल, क्या सिखाया? अभी बता देते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पहले भी बताया था, अभी भी बता देते हैं। देख लो, और कुछ आप लोगों को जानना है, क्योंकि अब आ जाएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। इस पे आ जाएंगे क्वेश्चन पे। देखो बाबू रे, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। जैसे N2 है और H2 है, ठीक है, समझिए इस बात को। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएगा? NH3, और NH3 जब टूटेगा तो फिर क्या दे देगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, और जो प्रोडक्ट बना उसको तोड़ेंगे तो फिर से वापस वही रिएक्टेंट वाला सब्सटेंस हमको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे? मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो। इधर क्या बताता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इधर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। लिख लेंगे रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन which occurs both in forward and backward direction. Forward and backward direction. हो गया ये रिवर्सिबल रिएक्शन, बात समझ गया? वैसे ही देखो, फिर से समझ लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उससे क्या बना? प्रोडक्ट बना, और जो प्रोडक्ट है फिर उसको ही तोड़ेंगे तो वापस जिससे बना था वही आ जाएगा। अब सर यहाँ पे बातें अलग अलग हो जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, है ना। अंतर समझिए, जब ये दोनों जुड़ा और ये बना अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उस समय रिएक्टेंट है और बना क्या? प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है अगर हम इसको तोड़ेंगे तो उस समय ये बिहेव करेगा रिएक्टेंट के जैसे, और जो बनेगा वो प्रोडक्ट। जो हमेशा केमिकल रिएक्शन में जो बाद में बनता है वो प्रोडक्ट है, समझ में आया। और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट। बात समझ गया ना। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि H2O, ठीक है,
ये टूटेगा तो क्या देगा, H2 प्लस O2। तो आपको क्या लगता है कि H2 और O2 जब जुड़ेंगे तो H2O नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी मैं बता दूं, हमारे देश में लोगों के पास बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है, समझ गए, लेकिन उपयोग करने नहीं आता है। सर ये क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखो हमारे कोचिंग के पीछे भी है ना पोखर भी है, इधर गड्ढा भी है जिसमें पानी लगा रहता है ना। भाई मेरे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, सिखाया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर से, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन गैस को अगर हम कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर रख ले तो नाइट्रोजन भी मिला दें, तो क्या हम हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं कर सकते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन तो भर ही सकते हैं इस तरह से बना के। और भाई कोरोना के समय में जो विदेशों से खरीद रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या अपने देश में लोगों के पास बुद्धि नहीं है क्या, है ना? बना भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, हाँ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तब ना बात कर रहे हैं, करे क्या, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ उसके लिए सुनो जरा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कंटेनर लेना होगा, ठीक है, या आप बीकर समझ लो। जैसे आप बैटरी समझते हैं ना, बैटरी में दो चूटा लगाने वाला होता है ना जी, है नहीं होता है, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा है? एगो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एगो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। चलो भाई हम लोग H2O को तोड़ेंगे, है ना, तो H प्लस और OH माइनस आयन बनेगा, फिर ये वापस टूटेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो तो नेगेटिव आयन बनाएगा ना। तो ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाएगा, तो ये नेगेटिव आयन क्या होता है, एनायन, समझ रहे? H प्लस क्या हो जाएगा, केटायन। पॉजिटिव आयन को केटायन कहते हैं, तो केटायन कहाँ जाएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास। तो केटायन कहाँ जाता है वो याद रखो, पान के दुकान पे नहीं जाता है, कैथोड पे जाएगा। ठीक है, केटायन अगर पॉजिटिव है तो कैथोड क्या होगा, उसका अपोजिट चार्ज रखेगा तभी ना, खींच लेगा। तो यहाँ ये जो कैथोड हो गया, क्या हो गया, कैथोड। केटायन जाएगा कैथोड पे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। इलेक्ट्रोड मतलब मेटल रॉड या कार्बन रॉड हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होते हैं। जैसे बैटरी में आप देखते हैं कि क्या होता है, आप कहते हैं ना कि एसिड है, उसमें एसिड और डिस्टिल वाटर मिला हुआ, एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो वैसे ही हम कोई भी एसिड ले लेंगे और पानी भी होगा, उसको तोड़ेंगे। ठीक है भाई मेरे, थोड़ा सा एसिडिफाइड करना होगा, ज़्यादा नहीं, ताकि आसानी से टूट जाए। नहीं, अगर हमको करंट का फ्लो कराना है ना, डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं लेंगे। अगर आप टैप वाटर भी लेंगे ना, है ना, डिस्टिल्ड वाटर से करंट पास नहीं करेगा, टैप वाटर भी लेंगे तो ये टूटेगा। बात समझ में आया? और ऑक्सीजन, ये एनायन है, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे। एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव। बात समझ गए हैं? तो कैथोड और एनोड। अब यहाँ पे तो हम कलेक्ट कर सकते हैं ना, बात समझ रहे हैं? हाइड्रोजन को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी के बुक में देखिए, ऐसे दिया हुआ है। दूसरा, हाँ दूसरी बात भाई, टैप वाटर, चापाकल से पानी चाप के ले आओ, नल से ले आओ, वो यूज कर सकते हो, है ना। डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं ना करता है जी, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, तो उससे नहीं होगा। हाँ
समझिए, अगर डिस्टिल वाटर अगर आप देते हैं तो आपको थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरा बात समझिए, जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं, स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं, स्पेस में कौन जाता है? एस्ट्रोनॉट जाएगा, हम थोड़े जाएंगे, हम जाइए नहीं सकते हैं, हम फालतू बातें नहीं करते हैं, हमारा बुखार लग जाता है, समझे? तो पानी पिएंगे तो वो ऊपरे में तैरता रहेगा, जीरो ग्रेविटी में, मुंह में नहीं घुसेगा, है ना? उस सूट के अंदर घुसा के पीना पड़ेगा, है? ये सब दिक्कत हमारा से नहीं बर्दाश्त होगा। हाँ, तुम लोग जाओ, सुनीता विलियम्स को जाने दो। हम एरोप्लेन में नहीं बैठते हैं, हम कहते हैं मोटरसाइकिल से चल जाएंगे, अपना कार से चल जाएंगे, ठीक है? तो ट्रेन नहीं है, क्या है? तो सब ऊपर में लेके जाएगा, ऊपर से कहीं, है ना, क्रैश कर गया तब बॉडियो नहीं मिलेगा, है ना? तो एक्सीडेंट तो करेगा तो हाथों पर जो फूट के या मरियो जाएंगे तो बॉडी मिल जाएगा घर वाला को, है? घर के लोगों को कम से कम देखे के संतोष करेगा। और इसे अपने चलाएंगे तो खेते में लेके कूदक जाएंगे, हाथ पर तोड़ लेंगे, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। क्या जी? अच्छा, तो स्पेस में अगर एस्ट्रोनॉट गया तो वहाँ कौन सा सेल ले जाता है? फ्यूल सेल। कौन सा सेल? फ्यूल सेल। मतलब एहन बैटरी ले जाता है जिसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करता है। किस गैस को? हाइड्रोजन गैस को। पढ़ेंगे आप क्लास 12 में भी, ये दिया हुआ है। और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करता है, ठीक है? दोनों मिल के क्या बनाता है? पानी, समझे? और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, मतलब एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेता है, यही पानी पी भी लेता है इसमें, समझा? तो पानी लेके जाएगा रे कहीं के, पानी बना के पीता है वो लोग। अब बताओ कि बुद्धि नहीं होगा सबके पास, है ना? तब खाने के लिए जो है ना, बी पोलन का कैप्सूल, पोलन कैप्सूल रखता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है वो, ठीक है? बात समझ गया? तो भाई मेरे फ्यूल सेल का इस्तेमाल भी आप समझ गए कैसे होता है। स्पेस में करेगा लोग, है ना? तो इसको जब इसको कंप्रेस करके पानी बना सकता है, तब पानी को तोड़ के ऑक्सीजन नहीं बना सकता है, और उसको सप्लाई नहीं कर सकता है। तो फिर ऑक्सीजन का स्कार्सिटी कहाँ से हो गया कोरोना के टाइम में? बुद्धि नहीं काम किया, है ना? जड़ के सामने बुद्धि नहीं ना काम करता है, ठीक है? चलिए, ठीक है।